हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी पर। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए आपके आगामी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए जो आपका अगला एग्ज़ाम होने वाला है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का उसका फुल सोल्यूशन। ओके दोस्तों, तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दिया गया है कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेनासिलिन की खोज किसने की। जो पेनिसिलिन की खोज की किसने किसने की, ये एंटीबायोटिक दवा थी दोस्तों, इसकी खोज की थी। ऑप्शन हमारा जो सी दिया गया है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट था यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है कि इनमें से कौन माइक्रोफ्लोरा है, यानी कि माइक्रोफ्लोरा कौन सा है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसिटीज या सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर था दोस्तों था वो ऑप्शन सी हमारा एक्टिनोमाइसिटीज। ओके, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर 3 पर, जो कि हमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, जीवाणु की कौन सी प्रजाति मृदा में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, यानी जीवाणु की कौन सी प्रजाति जो मृदा में सबसे अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें एजोक्टोबैक्टर, बैसिलस, नाइट्रोबैक्टर या आर्थोबैक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का वो था ऑप्शन नंबर ए, एजोक्टोबैक्टर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि मृदा में फंगस की वृद्धि के लिए उपयुक्त पीएच कितना होना चाहिए। जो फंगस की वृद्धि के लिए उपयुक्त पीएच होता है दोस्तों कितना होता है, जो 6.5 टू 7.5 या 5.5 टू 7, 6 से 7 या 4.5 से 6.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट था यहाँ पर, 6 से 7। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि हमें है कि फोटोट्रैफिक जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि फोटोट्रैफिक जो जीव है वो अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बनिक पदार्थ से, सूर्य प्रकाश से या इन सभी से। तो क्वेश्चन नंबर का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, ये सूर्य के प्रकाश से। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 दिया गया है कि मृदा का सूक्ष्म फौना है, यानी कि मृदा का जो सूक्ष्म फौना है सॉइल माइक्रोफोना इज, तो क्या है, प्रोटोजोआ, डाइएक्टम, केचुआ या चींटी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है प्रोटोजोआ। ओके, प्रोटोजोआ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो हमारा 7 दिया गया कि मृदा मैक्रोफेना है, मृदा का सॉइल माइक्रोफोना इज, तो क्या है, प्रोटोजोआ, निमेटोड, जीवाणु या केंचुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ, यानी कि अर्थवार हमारा राइट है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग की राइजोस्फीयर शब्द किसके द्वारा दिया गया, यानी राइजोस्फीयर शब्द दोस्तों किसने दिया है। तो इसमें जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं हिल्टनर, रुनिन, रॉबर्ट कोच या बैक्समैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है यहाँ पर। हिल्टनर ने राइजोस्फीयर शब्द दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों केंचुए से, प्रोटोजोआ से, एक्टिनोमाइसीट से या दीमक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है केंचुआ, ऑप्शन ए हमारे यहाँ राइट है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि हमें दिया गया है पत्तियों का वह क्षेत्र जहाँ सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। तो दोस्तों वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं पत्तियों पर, राइजोस्फीयर, फाइलोस्फीयर, राइजोप्लेनन या फाइलोप्लेनन। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए, राइजोस्फीयर पर। ओके दोस्तों, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। बस आप इतना ही सहयोग दें अपना छोटा भाई समझकर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइलोस्फीयर शब्द किसके द्वारा दिया गया। फाइलोस्फीयर शब्द किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, हिल्टनर ने, रुनिन ने, वॉक्समैन ने या बिजरिंग ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आप क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुनिन ने। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दिया गया है कि ग्राम स्टेनिंग का सिद्धांत किस भिन्नता पर आधारित है, यानी कि जो ग्राम स्टेनिंग का सिद्धांत है दोस्तों किस भिन्नता पर आधारित है। ऑप्शन ए, जीवाणु के साइज पर, जीवाणु के आकार पर, जीवाणु के रंग पर या कवक के आकार पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है
क्वेश्चन नंबर 12 का वो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हमें नहीं अभी हमारे पास है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। हम चलते हैं तब तक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमें दिया गया है कि 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से कितने किलोग्राम दलहनी फसल बीज को उपचारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन है 15 kg, 20 kg, 5 kg या 10 kg। तो 200 ग्राम से हम टोटल 10 kg बीज को उपचारित कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है हमें कि मीडिया को ठोस करने में सामान्यतः किस एजेंट का प्रयोग करते हैं, यानी कि ठोस करने में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो वो करते हैं ऑप्शन ए अगर अगर का प्रयोग करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं हम लोग बिना किसी देरी के कि परपोषी मृदा सूक्ष्म जीव को भी कहते हैं, यानी परपोषी मृदा सूक्ष्म जीव को भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, लिथोटॉक्स, कीमो ऑर्गेनिक टॉक्स, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का वो ऑप्शन नंबर ए है, केमिनो ऑर्गेनिक टॉक्स। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे कि राइजोस्फीयर प्रभाव को मात्रात्मक आधार पर प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों किससे प्रदर्शित करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, राइजोस्फीयर स्फेयल मृदा अनुपात, कार्बन फास्फोरस अनुपात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। ओके, राइजोस्फीयर स्फेयल या मृदा अनुपात। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 दिया गया है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करने में शामिल सूक्ष्म जीव है। तो दोस्तों कौन सा सूक्ष्म जीव शामिल होता है, ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास या नाइट्रोकोकस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन जो हमें ए दिया गया है, नाइट्रोबैक्टर। ओके, ये राइट है। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर कि माइकोराइजा लेने में सहायता करता है, यानी माइकोराइजा क्या लेने में सहायता करता है, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या कैल्शियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। ओके, फास्फोरस लेने में माइकोराइजा सहायता करता है पौधों की। क्वेश्चन नंबर हमें 19 दिया गया कि वह जीवाणु जो लेग्यूम की जड़ों में गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो दोस्तों कौन सा जीवाणु है, वो राइजोबियम, माइकोराइजा, एक्टिनोमाइसिस या बैसिलस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर कि नीलहरी शैवाल के उत्पादन के लिए आवश्यक है, यानी नीलहरी शैवाल किस फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक है, गन्ना, धान, गेहूँ या मक्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, धान के लिए आवश्यक है, बीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर कि माइकोराइजा पौधे के किस भाग में से संबंधित है, यानी माइकोराइजा पौधे के किस भाग से संबंधित है। तो दोस्तों जड़ से, तना से, पत्ती से या बीज से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जड़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सहजीवी अवायवीय सूक्ष्म जीव है। तो दोस्तों कौन सा है, एजिप्टोबैक्टर, राइजोबियम, बीजिए या क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका 22 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, बीजे, यानी कि नीलहरी शैवाल। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का स्तर आधारित है। तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ का स्तर दोस्तों कितना आधारित है, किस पर आधारित है, यानी कि जलवायु पर, मृदा गठन पर, वनस्पतियों के आकार पर या इन सभी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 23 का वो है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, इन सभी पर, यानी कि जलवायु, मृदा गठन तथा वनस्पतियों के पर, आल सभी पर ये आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया कि ह्यूमस का कार्बन तथा नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर डी, 10:1। ओके, इससे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर कि वह स्थिति जहां मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, अवायवीय तथा वायवीय या इनमें से दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर कि माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से या फफूंद से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 26 का वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी, शैवाल के अध्ययन से, यानी कि एल्गी के अध्ययन से माइकोलॉजी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो दोस्तों कौन है, वो है मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता। 27 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है एस एन विनोग्रासकी। ओके,
हेयसन बिनो ग्रास की है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। दोस्तों आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक से तो सब्सक्राइब जरूर करते रहें अपना छोटा भाई समझकर, और जो भी हो सके अगर कोई गलती हमसे हो जाए तो हमें माफ़ कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट दिया गया है कि रोड आकार के बैक्टीरिया को कहते हैं, यानी कि जो रोड शेप आकार के बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाइट्रोबैक्टर, बैसिलस, स्पाइरिलम या स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 28 का वो है ऑप्शन नंबर बी, बैसिली। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे कि ब्यास में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार कितना होता है, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनका आकार कितना होता है? तो दोस्तों उनका जो करेक्ट आंसर है 29 का वो है ऑप्शन नंबर ए हमारा, यानी 0.5 से 5.0 म्यू तक। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि जीवाणु विज्ञान क्या है, यानी कि जीवाणु विज्ञान क्या है? तो दोस्तों जिसके अंतर्गत हम लोग जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं उसे जीवाणु विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया कि फास्फेट में घुलनशील बैक्टीरिया कौन सा है? फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया कौन सा है दोस्तों? स्यूडोमोनास, बैसिलस, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 31 का वो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, ए बी दोनों, यानी स्यूडोमोनास तथा बैसिलस। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राइजोबियम जैपोनियम से अधिकतर गांठों में बनता है, यानी किसकी गांठों में सबसे अधिक राइजोबियम पाया जाता है? सोयाबीन, मटर, गेहूं या धान? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोयाबीन। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है कि दलहन की जड़ से सबसे पहले बैक्टीरिया को पृथक किया जाता है, यानी दलहन की जड़ से सबसे पहले किस बैक्टीरिया को पृथक किया जाता है? तो दोस्तों किसने बैक्टीरिया को पृथक किया? तो यसन, विनाग्रास्की, MW बिजरिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट ब्राउन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 33 का वो दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। ओके, MW बिजरिंग। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर कि ह्यूमस में ह्यूमिक पदार्थों का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो प्रतिशत होता है वो है 30 से 50%। ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया, इनमें से कौन फ्री लिपिंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है? तो दोस्तों कौन सा है? एजिप्टोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, बिजेरेकेरिया या इनमें से सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है एजिप्टोबैक्टर, ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 36 पर कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित सहजीवी द्वारा उत्पन्न होता है, किसके संबंधित उत्पन्न होता है? तो दोस्तों राइजोस्फियर, माइकोराइजा, राइजोबियम या जो स्पाइरिलम? तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, राइजोबियम के द्वारा। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर कि नाइट्रीकरण प्रक्रिया से संबंधित जीवाणु है, यानी नाइट्रीकरण प्रक्रिया से कौन सा जीवाणु संबंधित है? तो दोस्तों नाइट्रीकरण में जो संबंधित जीवाणु है वो है हमारा नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन सी नंबर ये राइट होता है। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर कि कार्बनिक पदार्थ का खनिजीकरण पर आधारित है, यानी कार्बनिक पदार्थ जो है किसके खनिजीकरण पर आधारित है? मृदा गठन पर, मृदा जीव पर, मृदा संरचना पर या ये सभी? तो 38 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, यानी कि मृदा जीव पर। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर फ्यूब्लिक एसिड है, यानी फ्यूब्लिक एसिड क्या है दोस्तों? क्षारीय घुलनशील, अम्लीय घुलनशील, अम्लीय अघुलनशील या अम्लीय और क्षारीय घुलनशील? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, अम्लीय और क्षारीय घुलनशील। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 दिया गया है, नील हरी शैवाल धान के खेत में कितने किलोग्राम स्थिरीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, यानी जो बीजीए है कितने केजी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 40 दिया गया है उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30 केजी। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है 41 कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस के रूप में मृदा सूक्ष्म द्वारा परिवर्तन करना कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? तो नाइट्रीकरण, वाष्पीकरण, खनिजीकरण या अनाइट्रीकरण? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, नाइट्रीकरण। ओके, इसका को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर कि जड़ का ऊपरी सतह कहलाता है, यानी जड़ का ऊपरी सतह क्या कहलाता है? फाइलोस्फेयर, फाइलोप्लेन या राइजोस्फेयर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 42 का वो है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया राइजोस्फेयर। ओके,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया राइजोबियम इससे पहले किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसको पहले किस नाम से जानते थे। तो दोस्तों उसको सबसे पहले हम लोग किस नाम से जानते थे, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बैसिलस रेडिसिकोला, बैसिलस रेडिसिकोला के नाम से पहले जानते थे। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन 44 पर कि पौधे और जानवर के मृत ऊतक को अपने खाद्य स्रोत के रूप में प्रयोग करने वाले मृदा सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं, डेंटिवोरस, शाकाहारी, मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डेंटिवोरस। ओके, इसका क्वेश्चन 45 है कि थर्मोफिल्स का तापक्रम सीमा होती है, थर्मोफिल की तापक्रम सीमा दोस्तों कितनी होती है, 10 से 15 सेंटीग्रेड, 45 से 75, 35 से 45 या 20 से 35। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, यानी कि 35 से 45। ओके, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे 46 पे कि पेनिसिलियम, म्यूकरम तथा फ्यूजेरियम और एस्परजिलम जेनेरा है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें क्या हैं, क्वेश्चन नंबर जो 46 है वो है ऑप्शन ए मोलाइट्स। ओके, सभी मोलाइट्स हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर कि वेस्कुलर और वैकुलर माइक्रोराइजा का उदाहरण है। तो दोस्तों माइक्रोराइजा का उदाहरण ये जो है कि 47 का जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है एक्टो माइक्रोराइजा, एक्टो माइक्रोराइजा। ओके, ये हमारा राइट आंसर था यहाँ पर। क्वेश्चन 48 है कि अमोनीकरण और विनाइट्रीकरण सम्मिलित रूप से कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, अमोनीकरण, इमोबिलाइटिजेशन, खनिजीकरण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो जो 48 का करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, इमोबिलाइटिजेशन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 49 पर कि साइक्लोफिल्स का तापक्रम सीमा है, साइक्लोफिल्स की जो तापक्रम सीमा है दोस्तों कितनी है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी 15 डिग्री से ज़्यादा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर कि माइक्रोराइजा की उपलब्धता को बढ़ाता है, यानी माइक्रोराइजा की उपलब्धता को क्या बढ़ाता है। तो दोस्तों P2 इसका जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है PO4, जिंक तथा मोलिब्डेनम। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हमें दिया गया है 51 की अगैरिस बिस्पोरस का वैज्ञानिक नाम है, यानी जो अगैरिस बिस्पोरस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों वो वैज्ञानिक नाम है सफ़ेद बटन मशरूम का। ओके, सफ़ेद बटन मशरूम का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि एस्परजिलस का उदाहरण है। तो दोस्तों एस्परजिलस का उदाहरण क्या है, आयरन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, फास्फोरस घुलनशील या आयरन रेड्यूसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 52 का वो है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर ऑक्साइडाइजर। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे कि एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रास ग्रीन एल्गी, नील हरी एल्गी या गोल्डन ब्राउन एल्गी या येलो ग्रीन एल्गी। तो इसका जो 53 का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नील हरित एल्गी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 54 पर कि मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा NH4 से NO3 में परिवर्तन होना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, मिनरलाइजेशन, नाइट्री रिडक्शन, अमोनिफिकेशन या नाइट्रीफिकेशन। तो इसका जो 54 का करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रीफिकेशन। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर कि केंचुए के लिए मृदा की आदर्श स्थिति है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या हल्की क्षारीय। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उदासीन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर कि गांठों का बनना और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो किसके द्वारा प्रभावित होता है, नाइट्रोजन द्वारा, फास्फोरस द्वारा, पीएच द्वारा या सभी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है इन सभी के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट था। क्वेश्चन नंबर 57 है कि सभी परपोषी जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सभी परपोषी जीव अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो वो करते हैं सभी जो करते हैं 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट है। दोस्तों आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ओके, जो कि हमारी मेहनत का भी कुछ असूल होता रहे। नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त पीएच कितना होता है दोस्तों, नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त पीएच कितना होता है, तो होता है 6.5 to 7.5। ओके, ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 पे जो हमें दिया गया है कि मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है
खनिजीकरण, ओके, खनिजीकरण, ओके। ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा और लास्ट क्वेश्चन है जो आज का। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय फर्न है। तो दोस्तों नील हरीश सॉरी एजोला एक जलीय फर्न है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट है। तो दोस्तों आप सभी से मेरा सविनय अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर करते रहें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जो हम जब भी कोई भी वीडियो लाएं तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।